जी हाँ, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केशव दास रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनके बारे में आज विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में केशव दास के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हों, इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ में आगे बढ़ेंगे। और ये समझ लीजिए, केशव दास के बारे में आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको कहीं भी अन्य भटकना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केशव दास के बारे में पढ़ना। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में समय दिया हुआ है, +57 करेंगे तो आपको विक्रम संवत में इसका आंसर मिल जाएगा। और वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ाया है, आप उसमें देखेंगे तो केशव दास के बारे में रीतिकाल में आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य परिचय में कुछ एक बातें उन्होंने बताई हैं, परंतु आप भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं प्रकरण 6 में आप देखेंगे तो उसमें आपको केशव दास के बारे में मिलेगा। ठीक है, 13वें नंबर पे उन्होंने केशव दास की चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप में की है। और पूरा रामचंद्र शुक्ल का भी मैं इसी में नोट्स के रूप में आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिए, इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित काशीनाथ संस्कृत के विद्वान थे। तो पिता का नाम आ जाता है, इनके पिता के नाम था काशीनाथ और ये संस्कृत के विद्वान थे। शास्त्रीय दृष्टि से मूलतः ये अलंकारवादी थे। तो केशव दास किस प्रकार के कवि माने जाते थे? तो अलंकारवादी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। इसी वजह से जब वो रीतिकाल की परंपरा स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी को वो नाम दी, मतलब स्टार्टिंग किया है, उन्हीं को बताया गया है। उनके द्वारा चिंतामणि त्रिपाठी ने ही रीतिकाल का प्रवर्तन शुरू किया था। केशव दास तो एक तरीके से उनमें आचार्यत्व कोटि नहीं उसमें मानी जाती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ऐसा कहने वाले शुक्ल जी हैं। उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ऐसा आप जब पुस्तक पढ़ेंगे, और मैंने पढ़ाया भी है, तो ये वक्तव्य पूरा पूछ लिया जाता है। किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने केशव को हृदयहीन कवि माना है। और केशव की जो रचनाएं हैं उनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती है प्रश्न में। रसिक प्रिया, रामचंद्र का, कवि प्रिया, रत्नबावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखसिक, छंद माला, प्रमुख कृतियों का परिचय आप देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। ठीक है, कौन सी कृति कब आई थी और उसका समय क्या है वो आप देख लीजिए। रसिक प्रिया सबसे पहले, इसका रचनाकाल 1591। ये याद रखिए कि मैंने सारे ही जो विक्रम संवत में दिए हुए हैं आचार्य शुक्ल की पुस्तक में आप देखेंगे, उसको मैंने परिवर्तित करके आपके समक्ष ईस्वी में बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आपके ईस्वी में ही पूछे जाते हैं। तो इसका रचनाकाल 1591 है। रसिक प्रिया का ये श्रृंगार रस से संबंधित है। तो रसिक प्रिया नाम से ही प्रतीत हो रहा है, श्रृंगार रस है इसमें, और यह 16 प्रकरणों में विभक्त है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, बहुत ही गहनता वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो यही पूछा जाएगा कि रसिक प्रिया, पहली बात तो जब आसान प्रश्न बनेगा तो यही आएगा कि किसकी रचना है, तो आपको पता है केशव दास की है, परंतु इसमें प्रकरणों की संख्या कितनी है? तो 16 प्रकरण इसमें है, जिसका मूल विषय श्रृंगार वर्णन है। इस निरूपण और नायिका भेद काव्य दोषों का भी विवेचन किया गया। तो रस निरूपण और नायिका भेद काव्य दोषों का विवेचन किसमें देखने को मिलता है? रसिक प्रिया में। और कितने भागों में या फिर कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो ये 16 प्रकरणों में विभक्त है। रामचंद्र का, इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जन्म 1555 में आया था। और आपकी रसिक प्रिया कब आई थी? तो 1591 में आई थी। फिर दूसरी है रामचंद्र का, 1601 में आई। यह राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है। इस ग्रंथ के आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक तथा प्रसन्न राघव है। ठीक है, पूछा जा सकता है आधार ग्रंथ कौन से हैं इसको लिखने के लिए, तो ये इसमें वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया गया, हनुमान नाटक का सहारा लिया गया और प्रसन्न राघव, इन तीनों का आधार बनाया गया है। मान्यता है कि इसकी रचना केशव ने मात्र एक रात्रि में की थी। तो पूछा जा सकता है, रामचंद्र का ऐसा सुनने को मिलता है कि इसकी जो रचना है वो केशव ने एक रात्रि में, एक रात में ही कर डाली थी। यह 39 सर्गों का प्रबंध काव्य है। तो पहले आपने रसिक प्रिया देखी, कितने सर्गों में, कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो 16 प्रकरणों में विभक्त है। और यह जो रामचंद्र का है वो 16 सर्गों में प्रबंध काव्य है, 16 सर्गों का प्रबंध काव्य है। और छंदों की विविधता तथा अलंकारों की भरमार होने के कारण यह ग्रंथ एक उदाहरण ग्रंथ सा बन गया है अंगद रावण संवाद का। ठीक है, तो अंगद रावण संवाद आप देखेंगे, आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ा रही हूं उसको एक बार दो बार रिवीजन अवश्य कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए
कोर्स इतना बड़ा है, आप सोचे कि सब कुछ हम अपने दिमाग में बैठा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, आपका काम है, आपको पढ़ना है और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ना। तो पहले से हताश मत होइए कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे कवर होगा। हम तो कहते हैं आप 50 से 60% पढ़िए, लेकिन उसका रिवीजन इतनी बार कीजिए कि आपको यहाँ से अगर प्रश्न बने तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब इसको एक और चीज है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, ये होमवर्क प्रश्न है, आप बताइएगा कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। तो उदाहरण देख लीजिए अंगद रावण संवाद का क्या है कि कौन के सुत बालिके वह कौन बाली ना जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। रामचंद्रिका की संवाद योजना में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है और परीक्षा में अक्सर ये सिलेबस में लगा भी हुआ होता है। क्या ये ऊपर जो लिखा हुआ था कौन सा संवाद, अंगद रावण संवाद, है ना, केशव के द्वारा ही लिखा गया है और किसमें है तो रामचंद्रिका में है। कवि प्रिया, इसकी रचना केशवदास ने 1601 में की थी। अब याद कीजिए, रामचंद्रिका 1591 में आई थी, फिर आपकी कौन सी आई रामचंद्रिका, सबसे पहले क्या आई, रसिक प्रिया आई थी 1591 में, रामचंद्रिका 1601 में आई थी। फिर इसकी रचना भी, कवि प्रिया की भी रचना भी 1601 में आई। इस ग्रंथ में 16 प्रभाव है, ठीक है, उसमें 16 प्रकरण है और रसिक प्रिया में, और इसमें 16 प्रभाव है। देखिए वो लेखक की इच्छा होती है कि कितने सर्गों में, कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है ना, और प्रिय प्रवाह 17 सर्गों में विभक्त है। सर्ग में विभाजन, अब जैसे आप मान लीजिए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे तो 41 प्रकरण आपके उसमें थे, एक उपन्यास लगा हुआ उसमें थे। तो एक तरीके से परीक्षा गुरु में, है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो लेखक के ऊपर है कि वो भागों में विभक्त कर रहा है, सर्गों में विभक्त कर रहा है, प्रकरणों में विभक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक तरीके से देखा जाए इस ग्रंथ में 16 प्रभाव है। और केशव ने यह रचना अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के लिए लिखा था। इंपॉर्टेंट है, जो इनके आश्रयदाता थे उनका नाम था राजा इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और ये उनके दरबार में एक राज नर्तकी थी जिसका नाम था राय प्रवीण, उसको काव्य शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। उदाहरण के रूप में देखें तो सबसे पहले आता है जदपि सुदापि सुलक्षणी सुबरन सरस्वृत भूषण मिनो न बिराजे कविता बनिता मित्र। ये भूषण का नाम आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूषण इसका सही उत्तर होगा, इसका उत्तर सही होगा केशवदास। और आपको नई चीज यहां से देखने को मिलती है कि केशवदास ने ये जो जदपि सुजात सुलक्षणी, ये जो इनका जो उदाहरण है ये किस में है तो कवि प्रिया में आया है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न अगर कठिन बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा कि ये जदपि सुजात सुलक्षणी ये किस में आया है तो ये कवि प्रिया में आया हुआ है। फिर दूसरा इनका उदाहरण है अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार कवि प्रिया केशव करी कविता को सिंगार, है ना। तो यहाँ पे कवि प्रिया आ गया है, तो इससे आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी प्रश्न का उत्तर खोजने में, क्योंकि ये स्वयं ही इसमें आ गया है कवि प्रिया का नाम। फिर विज्ञान गीता, ये भी इंपॉर्टेंट है, केशवदास की रचना है और 1610 में आई थी। यह ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर लिखा गया, पूछा जा सकता है क्योंकि प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है और जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है इसके आधार पर विज्ञान गीता का निर्माण किया गया है, यह आपको याद रखना है। यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, पूछा जा सकता है विज्ञान गीता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो अलंकार ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कवि ने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। अगला है छंदमाला, इसमें कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो कितने 77 छंदों के लक्षण उदाहरण वर्णित किए। हिंदी का प्रथम छंद ग्रंथ होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है। केशव का उद्देश्य छंद का उपयोग करने वाले कवियों व छात्रों के लिए लघु पुस्तिका का निर्माण करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा छात्रों के लिए उपयोगी है क्योंकि छंदों का बहुत ही विस्तृत और बहुत ही गहन विवेचन इसमें देखने को मिलता है छंदमाला में, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य यही था कि जो छात्र हैं उनके लिए लघु पुस्तिका का निर्माण किया जाए। फिर रत्नबावनी आती है 6वें नंबर पे, 1607 में इसकी रचना हुई थी। 52 छंदों का छोटा सा संवादात्मक निबंध काव्य है, ठीक है। तो ये एक निबंध काव्य है, संवादात्मक निबंध काव्य है रत्नबावनी। और कितने इसमें छंद हैं, 52 छंदों का प्रयोग है। इसमें मधुकर शाह के पुत्र रत्नसेन के वीरोत्साह का वर्णन है। किसका वर्णन है, जो मधुकर शाह है उनके पुत्र रत्नसेन के वीर का उत्साह का वर्णन किया गया है रत्नबावनी में। नाम से ही पता चल रहा है रत्नबावनी। और रचना संवाद शैली में है इसमें, ठीक है। तो संवादात्मक निबंध है और संवाद चूंकि इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है तो इसी वजह से इसको संवादात्मक निबंध काव्य के अंतर्गत, उस विधा के अंतर्गत रखा जाता है।
फिर वीर सिंह देवचरित का नाम आता है, इसमें ओरछा बुंदेला का चरित्र वर्णित है। इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1607 में वीर सिंह देवचरित भी आई थी। इसमें कुल कितने प्रकाश हैं? तो इसमें 33 प्रकाश हैं। ठीक है, याद करिएगा, कोशिश ये कीजिए कि याद करिएगा, मैं बोल देती हूँ परंतु आपको सिर्फ रिवीजन करना है। देखिए, अब मान लीजिए गोदान है, आप मुंह जवानी बता देंगे 36 प्रकरण है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा मूल टेक्स्ट उसका पढ़ाया हुआ है, आपको याद है, आपने कई बार उसको पढ़ा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपने याद किया नहीं, गोदान में 36 प्रकरण है, गोदान में 36 प्रकरण है और परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण है, याद नहीं किया, सिर्फ मल्टीपल टाइम रिविजन किए। एक चीज को आप मान के चलिए 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और परीक्षा में जब वो प्रश्न के रूप में आता है तो आप उसको सही करके ही आते हैं, ये गारंटी है। आप ये मत सोचिए कि मुझे याद करना ही है, छोटे बच्चे नहीं हैं आप, क्योंकि छोटे बच्चों का काम होता है ना मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल आपका नहीं है इस समय, रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन के माध्यम से आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो 33 प्रकाश है इसमें। जहांगीर जस चंद्रिका, इसकी रचना 1612 में हुई थी। यह केशव की अंतिम रचना मानी जाती है। तो जहांगीर जस चंद्रिका इनकी अंतिम रचना है। यह जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है और यह एक प्रबंध काव्य है। केशव की रचना के अन्य पद देख लीजिए, क्योंकि पद पूछे जाते हैं एग्जाम में। शोभित दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर धनी, सेव बड़े नृप के जनु लसे, श्रीफल भूर भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे। दूसरा है, पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर झण रे, कुबेर बेर के कहीं न जच्छ भीर मंडिरे। फिर अगला है तीसरे नंबर पे, यह कौन को दल देखिए, यह राम को प्रभु पेखिए, यह कौन राम ना जानिए, है ताड़का जिन मारिए। केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे है कि केशव ने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। क्या कहते हैं शुक्ल जी? कि उन्होंने उसी का निरूपण, उसी काव्यांग का निरूपण किया जो पूर्व दशा से प्रचलित था, जो भामा और उद्भट के समय में ही प्रचलित थी, उसी को ही उन्होंने एक तरीके से आगे बढ़ा दिया केशवदास ने। परंतु जो उत्तर दशा, जो आनंद वर्धनाचार्य और मम्मट के द्वारा और जो विश्वनाथ के द्वारा विकसित हुई परंपरा, उसमें उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। अलंकारों को जिस प्रकार केशवदास ने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकार का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य। दास कौन? भिखारी दास। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। आगे, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में केशवदास। ठीक है, तो यहाँ पे दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने की। यहाँ पे केशवदास है, भिखारी दास नहीं है ना, क्योंकि केशवदास भी हैं, भिखारी दास हैं। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं शुक्ल जी केशवदास के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, पुस्तक का ही पूरा सार है, मैंने आपको बहुत पॉइंट में और बहुत ही सारगर्भित रूप से बताने की कोशिश की, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब तक आप आधार ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, मैंने पूरी पुस्तक एक एक शब्द के साथ में पढ़ाई, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। आप जा करके सर्च करेंगे आपको, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, लगभग 97 वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सोचेंगे अरे तो बहुत बड़े मैम, बहुत ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप पुस्तक रखे रहेंगे 1-2 साल, उसको पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ सोचेंगे हम पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश कीजिए कि आज से आपको तो पूरा पका पकाया मटेरियल मिलना, आपको तो सिर्फ उसको लेट के बैठ के ध्यान लगा के सिर्फ पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखिए, लेखनी जब तक आप पकड़ के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके दिमाग में उस समय तो लगेगा हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जिस समय आपको लगता है ये पॉइंट परीक्षक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, तो वो धरोहर आपके साथ में चली जाएगी। इस मान के चलिए, वो धरोहर ऐसी धरोहर है कि जब एग्जाम आपका, मान लीजिए कल आपका एग्जाम होगा, तो आज रात तक आप रिविजन अपने नोट्स के माध्यम से करेंगे, बजाय वीडियो को खोलने के माध्यम से या फिर अन्य सामग्री के माध्यम से। क्योंकि देखिए, मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन आप होता है ना, और कुछ बच्चों को मैंने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नोट्स हैं क्या, नोट्स दे दो मुझे। दूसरों के नोट्स से कैसे आप पढ़ सकते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। जितने भी पेपर क्लियर हुए हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि स्वयं के नोट्स को पढ़ के जाऊं, क्योंकि जो स्वयं की जो रचना होती है ना, वो कभी आपको लगेगी नहीं कि ये डुप्लीकेट है, आपको लगेगा नहीं मैंने लिखा है तो मैंने सही लिखा होगा।
क्योंकि आपने विभिन्न रिसोर्स के माध्यम विभिन्न संदर्भों से आपने उस नोट्स को तैयार किया होगा, और वो नोट्स आपके गलत नहीं हो सकते, ये मान के चलिए। और ऐसा होता ही है, अपने नोट्स पे जितना भरोसा होता है, मुझे दूसरों को नोट्स पे नहीं भरोसा होता है, इसलिए नोट्स मांगना छोड़ दीजिए, है ना। और जो मैं लिख के दे रही हूँ, आप पूरी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से मैच करेंगे तो आपको पूरा ये एज इट इज देखने को मिलेगा, है ना। बस डिजिटल फॉर्म में मैंने कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आए। जो पुस्तक पढ़ने के शौकीन नहीं है उनको इन छोटे वीडियो, मेरे छोटे से प्रयास के माध्यम से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। केशव दास ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। तो सनाढ़ ब्राह्मण थे कौन? केशव दास थे, और कृष्णदत्त इनके बाबा का नाम था, और पौत्र थे अर्थात केशव दास, और इनके जो पिता का नाम था वो था काशीनाथ। ऊपर भी हम लोगों ने सबसे पहले इनके पिता के नाम की चर्चा की थी। इनका जन्म संवत, देखिए संवत में दिया हुआ है 1612 में, और अगर आप इसको 57 माइनस कर देते हैं तो आपको ईस्वी में सन ज्ञात हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो 1555 निकल के आएगा। इनकी मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे। तो इनके दरबारी कवि अगर पूछा जाए, इनके आशादाता पूछा जाए कि किसके दरबार में कवि थे केशवदास, तो इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इसी वजह से इनके बाबा का नाम भी चर्चा किया गया है, कृष्णदत्त का और काशीनाथ का। ठीक है, ये संस्कृत के अच्छे पंडित रहे हैं। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्रा भाषा के अच्छे कवि थे। तो इनके बड़े भाई का नाम जिक्र हो गया, केशवदास के बड़े भाई बलभद्र मिश्र। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों की निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ग्रंथों का निर्माण होता था। ठीक है, आगे के पॉइंट में लिखते हैं कि केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा के पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, याद रखिएगा। देखिए 3 लोगों का प्रवर्तक नाम में आता है और तीनों लोगों ने अलग अलग बताया है, मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताया भी है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं किस रीतिकाल का प्रारंभ उनसे, चिंतामणि त्रिपाठी से, है ना। नगेंद्र मानते हैं केशवदास से, और कृपाराम भी मानते हैं, मुझे भी मैं रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, कृपाराम से भी मानी जाती है परंपरा। और उसका नाम मैंने भी आपको कुछ एक आध वीडियो के पहले मैंने आपको बताया भी था, मैं देख लूंगी उसके बाद बता दूंगी। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कृपाराम से किसने माना है। तो कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगारवत नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा था। तो किसने लिखा था? मोहनलाल मिश्र ने लिखा था श्रृंगारवत। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले करनेस कवि ने कर्णाभरण और श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। अब नोट्स कैसे बनते हैं? इसी प्रकार से नोट्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आप लिखोगे करनेस कवि, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लिख लिया करनेस कवि। अब इनकी रचना कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण। अब आप सोचेंगे केशवदास को भी हमने पढ़ लिया, बिहारी को भी पढ़ लिया, मैंने सिलेबस में जितने कविते पढ़ लिए, लेकिन ये कहाँ से आ गया है? ये कहीं से नहीं आया, ये आपके रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से आया है। करनेस कवि ने लिखा है कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक कौन से ग्रंथ है? ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य के निरूपति काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। तो शुक्ल जी भी बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का निरूपण नहीं किया था, वही काम केशवदास जी आगे करते हैं। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिरजाए कविता बनिता मित। तो अगर देखा जाए, हम लोगों ने पढ़ा था इस उदाहरण को, ये किस में संकलित है? तो कवि प्रिया में। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आपको आगे ले जाएगा ये वीडियो, ये आप मान के चलिए। आगे के पॉइंट्स में लिखते हैं कि अपनी इसी मनोवृत्ति के कारण इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए थे। याद रखिए, इन्होंने अलंकार की समानता 2 भेद करके प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए थे। इसके अंतर्गत अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें
अमरचित काव्यकल्प लतावृत्ति और केशव मिश्रित कृत अलंकार शेखर से ली है। अलंकार शेखर से ली है, यहाँ अलंकार होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने जो अलंकार शब्द का प्रयोग किया व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, और जो दंडी का काव्यदर्श है उसको आधार बना करके बहुत सारी काव्यांगों का निरूपण करते हैं केशवदास जी। बहुत सी बातें इन्होंने अमर रचित, ठीक है, अमर नाम है कवि का। उन्होंने क्या लिखा है? काव्यकल्प लतावृत्ति। पूछा जा सकता है कि कल्पतरु तो आपको पता है, चिंतामणि त्रिपाठी की, हम लोगों ने पढ़ा भी था। लेकिन अमर रचित काव्यकल्प लतावृत्ति ये किसने लिखी? तो अमर ने लिखी है। और केशव मिश्र ने लिखी है, केशवदास नहीं, केशव मिश्र ने अलंकार शेखर लिखी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो के बाद भी आपको, मैं पीडीएफ तो आप डाउनलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद भी आपको अपना शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको लिखना है, ठीक है। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। याद रखिएगा, पूरे ये शुक्ल के शब्द हैं। वो कहते हैं कि अलंकारों का निरूपण जो उन्होंने किया, लेकिन जो हिंदी के लक्षण ग्रंथ थे उसमें की परंपरा से मैच नहीं करते थे केशव के जो काव्यांग निरूपित जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। और इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार से नहीं मिलते हैं। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया, अलंकारों पर इन्होंने कवि प्रिया लिखी है, जिसमें वाला उदाहरण आया था, और रसिक प्रिया लिखी है। 1591 में रसिक प्रिया आई थी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 पद केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 के तो जो के त्यो दंडी के ही हैं। मतलब एक तरीके से वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका जो पहले कवि लिख गए हैं उसी परंपरा को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने एज इट इज वही चीजें कॉपी पेस्ट कर दी हैं। तो 15 जो के त्यो जो उपमा जो के उन्होंने दंडी ने लिखे थे, वही जो के जो उन्होंने 15 तो लिख दिए हैं। 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। तो 5 केवल जो 15 के बाद जो 22 पद हैं केशव के, वो 5 उसमें केवल नाम बदले हैं वो दंडी के पद ही। शेष रहे 2 भेद, संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इसमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के 9 भेद केशव ने रखे हैं। उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। तो याद रखिए, जितनी भी बातें बता रहे हैं शुक्ल जी, वो दंडी को लेकर के बता रहे हैं कि उन्होंने जो अलंकार का निरूपण किया था केशव, उपमा अलंकार का, उसी को किस प्रकार से केशव ने जोड़ तोड़ करके अपने नाम से चीजों को आगे बढ़ाया। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के विश्वनाथ के नहीं, प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। अब देखिए, केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, ऐसा कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। संख्या पूछ ली जाएगी कि केशवदास के कितने ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। तो 7 ग्रंथों को माना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रत्न भावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये जो चीजें बताई हैं पहले उन्होंने दंडी का उपमा अलंकार लेकर के किस प्रकार से 22 अलंकारों को 15 तो एज इट इज लिख दिए हैं और बाकी 5 के नाम चेंज कर दिए हैं। 2 को भी इस प्रकार से लिखा है कि उसमें केवल वो लगता ही नहीं है कि उपमा का ही एक उदाहरण है ना। इस प्रकार से बताते हैं शुक्ल जी। आगे लिखते हैं, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं।
आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। तो ये बता रहे हैं रामचंद्रिका में किसका किसका अनुवाद करके रख दिया गया है, प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। पूछा जा सकता है प्रश्न अगर टफ बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा कि केशवदास की रचना रामचंद्रिका में किनका किनका अनुवाद करके रखा गया है आचार्य शुक्ल की दृष्टि में। तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध 1, 2, 3, 4 और 5। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदय रंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यो पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। जहां जिन उक्तियों में जटिलता रही है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकई के उत्तर में, मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहीं क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। तो ये पूछा जाता है, ये आपने देखा भी है, तो ये आपके भरत प्रश्न के और कैकई के उत्तर में ये पंक्ति कही गई है, जो कि हनुमान नाटक का ही एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक वीर सिंह देव चरित्र और दूसरा रामचंद्रिका। ठीक है, तो केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं शुक्ल की दृष्टिकोण में। पहला है वीर सिंह देव चरित्र, दूसरा है रामचंद्रिका, जिसका सहारा 5 ग्रंथों को बनाया गया है। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी ना थी। कौन कहता है ऐसा? शुक्ल जी कहते हैं। अच्छा, एक वक्तव्य याद आ रहा है इन सब चीजों को पढ़ के। शुक्ल जी के बारे में कहा था, जब भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की मुझे शुक्ल की मूछें याद आई, है ना। आधुनिक काल के कवि ने कहा है, बताइए उसका आंसर। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ा है तो खोजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किसने कहा है। प्रबंध काव्य के, क्योंकि देखिए भले ही वो रीतिकाल के कवि हों, भक्ति काल के कवि हों, जो लिखा है तभी इसी वजह से जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम सबसे पहले आता है ना। तो और ये भी चीज होती है कि अगर शुक्ल को पढ़ा जाता तो हवा में तीर मारने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जब भी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं तो हर उस बच्चे से कहूंगी कि आपको ये शुक्ल की पुस्तक को पढ़ना ही चाहिए, तभी आपका बेस मजबूत होगा। वन लाइनर पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, रटते रहिए, हो सकता है आप पेपर भी क्लियर कर लें, लेकिन आप एक अच्छा वक्ता के रूप में नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका आधार नॉलेज नहीं होगी तब तक आप वन लाइनर थोड़ी ना बच्चों को पढ़ाएंगे। वन लाइनर तो खुद स्वयं से बच्चे भी आंसर दे देंगे, है ना। तो वन लाइनर तभी पढ़ाइए जब आधार आपका मजबूत हो। आगे लिखते हैं कि प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी 3 बातें? संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, और तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्र का अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को तन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि कींधो मुनिशाप हत, कींधो ब्रह्मदोष रत, कींधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूति पूर्व शुद्धता सात्विक भावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता, लोकल कलर केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूमि तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं।
फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर किया, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमली न चंदरी। आगे है, साफ दे दिया गया है, ऐसे व्यक्ति जो प्राकृत के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ और अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केशव शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं कि किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य का साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति है, केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर उपरे सौ है। क्या है ये? एक श्वेत कमल, सफेद कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे के लिए युक्ति प्रयोग करते हैं। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कपालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय है। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीररस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। कौन? केशवदास। इसी से बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा, लोभ निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है, जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाटबाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता था। अगला पॉइंट बताते हैं कि केशव की रचना सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है। अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं के उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य कहा गया है। क्या कहा गया है? बासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफल हुई है संवादों में। इसी वजह से सफलता इनको मिली है, और इनका जो रावण अंगद संवाद है वो भी देखने को मिलता है। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी बहुत सुंदर है रामचंद्रिका में, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाकपटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरण में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है, याद रखिएगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रत्न भावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पइयों में अच्छा वर्णन मिलता है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुंह से यह दोहा निकला। क्या कहा? केशव केसनी अस करी वैरहू जसना कराही, चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कहीं कहीं जाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण मैंने आपको पूरी पुस्तक का दे दिया है। ये सारे ही उदाहरण केशवदास के हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार इन सारे उदाहरणों को। ठीक है, रामचंद्रिका से कुछ उद्धृत है, और यहाँ पर आपका पूरा ये केशवदास के बारे में शुक्ल की दृष्टि में क्या दृष्टिकोण था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक ऐसे ही एक अगले कवि के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।